हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन यूनिक क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पॉलिटी से एक नया टॉपिक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये टॉपिक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो है हमेशा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन रहता ही है, या फिर एसएससी का हो, या फिर बिहार एसएससी हो, या बीपीएससी हो, या किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हमेशा इस टॉपिक से रहता है क्वेश्चन। तो आप लोगों का इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में कहाँ से लिया गया है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुच्छेद 48 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 48 में दिया गया है महालेखा परीक्षा की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया। इसे हटाने की प्रक्रिया क्या होगा और इसकी नियुक्ति कैसे होगी। वैसे इनका हटाने का प्रक्रिया जो है, सुप्रीम कोर्ट का हटाने का जो प्रक्रिया है, सेम उसी तरह का है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है, उसी तरह से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CAG कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं कैग की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल 6 साल का होता है और उम्र 65 वर्ष। अगर उनका कार्यकाल 5 साल का हुआ है और उम्र 65 वर्ष हो गया है, तो उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें इस पद से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पे दूसरा का नियुक्ति किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षा की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षा की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन जो है आपका अनुच्छेद 149 में किया गया है। किस में किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 149 में महालेखा परीक्षा की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, CAG अपना रिपोर्ट केंद्र स्तर पर किसे सौंपेगा। तो CAG जो है केंद्र स्तर पर अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। CAG अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति इसे संसद में रखेगा और संसद इसे PAC को देगा। PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी को देगा कौन, संसद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CAG अपना रिपोर्ट राज्य स्तर पर किसे सौंपता है। तो CAG जो है अपना रिपोर्ट राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपेगा। CAG राज्यपाल को सौंपेगा, राज्यपाल विधानमंडल में रखेगा और विधानमंडल इसे PAC को सौंपेगा। विधानमंडल किसे सौंपेगा, PAC को सौंपेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र का ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति कहाँ रखते हैं। तो केंद्र का ऑडिट रिपोर्ट जो हुआ राष्ट्रपति संसद में रखेंगे। अभी मैंने बोला था कि CAG जो है रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति इसे संसद में रखेंगे और संसद इसे PAC को देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसी से रिलेटेड है, राज्य का ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल कहाँ रखते हैं। तो राज्य का ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल जो है विधानमंडल में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, विधानमंडल में। CAG देगा रिपोर्ट राज्यपाल को, राज्यपाल विधानमंडल को, विधानमंडल PAC को। विधानमंडल किसे देंगे, PAC को देंगे, PAC का फुल फॉर्म पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, CAG की रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है। तो CAG की रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है, लोक लेखा समिति, PAC। इसे क्या बोलेंगे, PAC। अभी मैंने बताया आपको। तो PAC जो है CAG की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा, जांच करेगा और फिर इसे वह संसद में रखेगा
स्पीकर को देगा, और राज्य का है तो विधानमंडल में रखेगा और उसके स्पीकर को देगा। तो चलिए देखते हैं इससे अब रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। CAG राज्य के लिए क्या कार्य करता है? ऑडिटिंग का, अकाउंटिंग का? तो आपका आंसर जाएगा इनमें से दोनों। CAG जो है राज्य के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का कार्य करता है, लेकिन सेंटर के लिए सिर्फ ऑडिटिंग का कार्य करता है। सेंटर के लिए सिर्फ क्या कार्य करते हैं? ऑडिटिंग के लिए। लेकिन राज्य के लिए दोनों कार्य, राज्य के लिए आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों कार्य होता है, और सेंटर के लिए सिर्फ ऑडिटिंग का कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CAG रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, इसके बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसके बारे में जो दिया गया है आपका अनुच्छेद 151 में CAG अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे, यह आपका संविधान के अनुच्छेद 151 में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CAG की योग्यता के बारे में दिया गया है। तो CAG की योग्यता के बारे में जो है संविधान में उल्लेखित नहीं है कि उनका योग्यता क्या होना चाहिए, उनकी उम्र क्या, उम्र के बारे में तो दिया गया है लेकिन योग्यता नहीं दिया गया है कि योग्यता एजुकेशन या फिर वह किस सेक्टर से होंगे, ये सब नहीं दिया गया है। यह जो है संसद खुद से IAS जो होते हैं IAS अधिकारी, रिटायर IAS अधिकारी, उन्हें बनाता है, लेकिन ऐसे संविधान में उल्लेखित नहीं है। संसद ने अपना इसे IAS अधिकारी को ही बनाया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संचित निधि से वेतन किसे दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से वेतन जो है CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को दिया जाता है भारत के संचित निधि से वेतन, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षकों में से एक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षकों में से एक है CAG। CAG जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षकों में से एक है। CAG हो गया, सुप्रीम कोर्ट है, निर्वाचक आयोग है, UPSC है, ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र और राज्य का लेखांकन और लेखा परीक्षा का कार्यकाल CAG कब तक किया? मतलब आपका क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के लिए जो है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य CAG ने कब तक किया है? तो आपका आंसर जाएगा 1950 से 1976। 1950 से 1976 तक जो है CAG केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का कार्य करते थे, लेकिन 1976 के बाद जो है वो सिर्फ राज्य के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य करने लगे, और सेंट्रल के लिए सिर्फ ऑडिटिंग का कार्य किए। सेंट्रल के लिए क्या कार्य किए? सिर्फ ऑडिटिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पद का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है? तो निम्न में से किसका पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है? तो आपका हो गया CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। यह राष्ट्रपति पर डिपेंड नहीं करता है कि वो जब चाहे तब उन्हें हटा सकते हैं और जब चाहे तब उनकी नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल हो गया, महान्यायवादी हो गया, इन लोगों को राष्ट्रपति जब चाहे तब उनके पद से हटा सकते हैं और दूसरे की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन CAG के संदर्भ में ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। CAG का क्या कार्य है? राज्य और केंद्र दोनों के लिए कार्य करते हैं। तो राज्य और केंद्र ये दोनों के लिए कार्य करते हैं। भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि में जितना भी खर्च होता है उसका लेखन परीक्षण रखते हैं, ये भी सही है। सभी सरकार की कंपनियों की खर्चे की जांच करती हैं। तो हाँ सभी सरकारी कंपनियों की खर्चे की जांच भी करते हैं कि सरकारी कंपनियों में कितने खर्च हुई है, उसका जांच भी करना इनका काम है। संचित निधि राज्य और सेंट्रल का दोनों का जांच करना काम है, और राज्य और केंद्र दोनों के लिए यह कार्य करते हैं। तो आपका आंसर जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सरकारी खरीद और बिक्री की जांच कौन करता है? तो सरकार की खरीदी और बिक्री का जांच जो है
CAG करता है, सरकारी खरीद और बिक्री का जांच CAG करेगा कि सरकार किस देश से क्या चीज़ खरीदा है, कहाँ से क्या खरीदा है, कितना में खरीदा है। तो ये सारी के जांच जो है CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कैग राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र और राज्य के लेखा का प्रारूप किस प्रकार होना चाहिए, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो कैग जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र और राज्य का लेखा का प्रारूप किस प्रकार होना चाहिए। यह आपका अनुच्छेद दिया गया है 150 में। अनुच्छेद 150 में दिया गया है कि कैग जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है केंद्र और राज्य का लेखा का प्रारूप के बारे में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या कह रहा है। CAG कब से केंद्र के लिए केवल ऑडिट का कार्य करने लगा। तो अभी मैंने आपको बताया था 1976 से जो है कैग केवल ऑडिट का कार्य सेंट्रल के लिए करने लगा। उसके पहले ऑडिट और अकाउंटिंग दोनों के लिए कार्य करता था, ऑडिट और अकाउंट दोनों के लिए कार्य करता था सेंट्रल के लिए, और अब सिर्फ ऑडिट के लिए ही कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है। तो भारत के प्रथम महालेखक नियंत्रक परीक्षक नरहरि राव हैं। कौन है? नरहरि राव जो हैं ये पहले महानियंत्रक परीक्षक हैं 1948 से 1954 तक। कब से कब तक थे? तो 1948 से 1954 तक ये रहे हैं। और शशिकांत शर्मा जो है 2013 से 2017 तक रहे हैं। विनोद राय 2008 से 2013 तक रहे हैं। और VN कौल ये 2002 से 2008 तक रहे हैं। ये 2002 से 2008 तक रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CAG का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो CAG का हेड क्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से हमारा। वर्तमान में CAG कौन है? तो वर्तमान में CAG हैं राजीव महर्षि। वर्तमान में CAG कौन है? राजीव महर्षि हैं। ये 25 सितंबर 2017 को बने थे। कब बने थे? तो 25 सितंबर 2017 को इन्हें बनाया गया था। और इन्होंने किसके जगह लिए थे? तो शशिकांत शर्मा की जगह। ये शशिकांत शर्मा की जगह पे राजीव महर्षि बने थे 25 सितंबर 2017 को। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ करके ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज का हमारा समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक पार्लियामेंट के साथ। पार्लियामेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।